नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त एडवोकेट राघवेंद्र सिंह राजपूत आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एडीवी वॉइस में स्वागत करता हूं। और जैसा आप जानते हैं कि मैं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म से अपने विचारों को आपके बीच में रखता हूं, शेयर करता हूं आपसे। अगर आपको लगे कि ये देश की असली मुद्दे हैं और इन पर आगे चर्चा होना चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये सारी चर्चा जो है इन मुद्दों पर पब्लिक डोमेन में हो सके। तो अभी दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो संघर्ष जो चल रहा है, जिसके बारे में मैंने आपसे पहले भी मैं उसकी चर्चा कर चुका हूँ, वो है चुनाव आयोग की नियुक्ति। चुनाव आयोग की नियुक्ति का जो कानून बदला गया, मैं ये मानता हूँ कि पूंजीवाद का जो प्रभाव सबसे ज़्यादा अगर हमें देखने को मिलता है और जिसके सबसे ज़्यादा दुष्परिणाम हो सकते हैं किसी भी लोकतंत्र के लिए, तो वो है चुनाव आयोग। क्योंकि ये किसी भी देश की डेमोक्रेसी में, वहाँ के लोकतंत्र में अगर आप देखेंगे तो चुनाव का निष्पक्ष होना बहुत आवश्यक है। और हमारे संविधान की भी ये सबसे बड़ी विशेषता है कि जो संविधान हमने अडॉप्ट किया है उसमें सबसे बड़ा मैं जो अधिकार मानता हूँ वो है समानता, इक्वलिटी का अधिकार। इक्वलिटी का अधिकार इसलिए मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ। संविधान जो कहता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी जात, किसी भी धर्म के लोग हैं वो सभी समान हैं संविधान की नज़रों में। तो ये जो संविधान का जो इक्वलिटी का जो सिद्धांत है, ये जो महात्मा गांधी के विचारों का सिद्धांत है, ये जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों का एक सिद्धांत है कि इक्वलिटी, समानता का सिद्धांत। मैं ये मानता हूँ कि किसी भी देश में अगर अगर चुनाव आयोग जो होता है, जो जनता का मैंडेट लेने का काम जिस संस्था को दिया गया है, अगर वो मैनिपुलेटेड हो जाए तो फिर निश्चित है कि संघर्ष तीव्र हो जाता है। क्योंकि जनता का जो रिफ्लेक्शन है वो ठीक ढंग से निकल के नहीं आ पाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि विश्व में बड़े बड़े डेमोक्रेटिक सिस्टम जो बने हुए हैं, जिसमें मैं मानता हूँ सबसे लिबरल जो सिस्टम मैं मानता हूँ वो लंदन का सिस्टम है, यूके। उसके बाद आप अमेरिका का सिस्टम देखिए, प्रेसिडेंटल रूल और जिस तरीके से संस्थाएं काम करती हैं। तो मैं अपने ये जो इस बार ये जो सबसे बड़ा मुद्दा निकल के आया है महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव से, कि चुनाव के परिणाम के बाद जिस तरीके के वीडियोस और जिस तरीके की सामग्री जो निकल के आती है, जो ये दर्शाती है कि चुनाव प्रक्रिया किस तरीके से संपन्न हुई है और उसमें क्या क्या हुआ है। इसकी चर्चा मैं आपसे पहले कर चुका हूं कि ये जो व्यवस्था है इसको जब बदला गया संसद में, तो मैं ये मानता हूं कि थोड़ा सा जितनी चर्चा होना चाहिए थी मीडिया में और पब्लिक डोमेन में, उतनी चर्चा हो नहीं पाई थी। लेकिन निश्चित है कि किसी भी लोकतंत्र के अगर आप उसके किसी भी पिलर को अगर कोई पिलर कमज़ोर होगा तो वो दिखाई देने लगेगा। तो जिस तरीके से अब आप देखिए, जिस तरीके से बिहार में बिहार में अभी जैसा मैं आपसे कहता हूँ कि बिहार जो है वो इस देश की सामाजिक न्याय की भूमि है। वहाँ से बिहार से जो है वो सामाजिक न्याय निकलता है। और जो इक्वलिटी का सिद्धांत जो है वो सबसे ज़्यादा अगर इफ़ेक्टेड किसी राज्य को करता है तो वो बिहार है, जहाँ पर SC ST दलित OBC के अधिकार का जो संघर्ष हमें वहाँ की हिस्ट्री में और बिहार के कल्चर में जो दिखाई देता है। तो बिहार में जिस तरीके से काम किया जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा, कि आप देखिए चुनाव होने से पहले कोर्ट जाना पड़ा चुनाव आयोग को। कोर्ट से समन जारी हुए, नागरिक वहां पर गए और जिस तरीके से वोटर रिवीजन, ठीक है वोटर रिवीजन किसी एक महत्वपूर्ण कार्य है चुनाव आयोग का और उसको करना चाहिए, लेकिन उसकी टाइमिंग, लेकिन मैं इसको एक थोड़ा सा एक अलग नज़रिए से देखने की कोशिश करता हूं कि बिहार का चुनाव सिर्फ बिहार की सरकार नहीं बनाएगा। बिहार का जो चुनाव है वो सिर्फ बिहार की सरकार नहीं बनाएगा, बिहार का चुनाव केंद्र की सरकार को इफेक्टेड करेगा। जैसा कि मैं आपसे कहता हूं कि ये जो मैंडेट आया है 2024 का जो मैंडेट है, जो जनता का मैंडेट जो दिया गया है,
केंद्र के लिए, उसमें एनडीए की सरकार है। एनडीए का मतलब है कि एक गठबंधन सरकार है, और उस गठबंधन सरकार पर निश्चित है कि बिहार का एक बहुत बड़ा रोल है। नीतीश कुमार की पार्टी का एक वो रोल है। नीतीश कुमार मतलब बिहार का जो भी नेता रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, चाहे वो सत्ता के साथ हो चाहे सत्ता के विपक्ष में हो, लेकिन जो उनका शेयर है उससे सरकार पर असर पड़ता है। तो मैं इसको इस नज़रिए से देखता हूँ कि ये सिर्फ ये जो संघर्ष दिखाई दे रहा है, इसका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य जो है वो बिहार में सरकार बनाना ही नहीं, बल्कि केंद्र की सत्ता को भी स्थिर बनाए रखने के लिए ये आवश्यक है। इसलिए हमें ये सारा ये जो भी संघर्ष दिखाई दे रहा है चुनाव आयोग, तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता तो उसी दिन मान के चलिए कि उसी दिन संदेह के घेरे में आ गई जिस दिन चुनाव आयोग की नियुक्ति की जो कमेटी है, जिसमें विपक्ष का नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री जी हुआ करते थे। उस कमेटी में बहुमत बनाने के लिए मतलब एक नया बिल लाया गया लोकसभा में, और चुनाव आयोग की नियुक्ति को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। क्योंकि उसमें एक वोट प्रधानमंत्री जी का रहेगा और एक वोट रहेगा मनोनीत मंत्री जी का और एक विपक्ष का। तो विपक्ष के एक वोट का कोई मतलब नहीं है आज के बहुमत के युग में, जो डेमोक्रेसी में आजकल जो बहुमत का पावर जो लोग दिखा रहे हैं, उनका ये सीधा मानना है कि बहुमत में आना बहुत आवश्यक है। तो उस कमेटी में भी जो है वो सरकार बहुमत में है। तो चुनाव आयोग के जो काम कर रहा है वो उस कमेटी के स्वरूप से आसानी से समझा जा सकता है, और ये सब किस लिए, इसके उद्देश्य क्या हो सकते हैं वो भी आप आसानी से समझ रहे हैं कि उस कमेटी को बदल के, और जिस प्रकार से चुनाव आयोगों की नियुक्ति अब सरकार के द्वारा की जाती है, जिसमें एक विपक्ष के नेता का डिसेंट नोट होता है कि इसमें मेरे वोट का कोई मतलब नहीं है, और उस डिसेंट नोट में एलओपी इस देश के राहुल गांधी जी निश्चित रूप से ये लिख के आते हैं कि मेरी उपस्थिति का इसमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 2 वोट सरकार के हैं। तो ये जो हो रहा है, ये केंद्र की भी सत्ता को बचाने के लिए ये सारी भूमिकाएं जो हैं वो चल रही हैं। लेकिन दोस्तों, हमें हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से एक और बहुत बड़ी शिक्षा ये मिलती है, और हमें हमारा जो इतिहास है वो हमको बताता है कि ये बुद्ध की भूमि है, ये महात्मा गांधी की भूमि है, ये चंद्रशेखर आज़ाद के, भगत सिंह के विचारों की भूमि है, मौलाना आज़ाद के भी विचारों की भूमि है। ये भूमि जो है ये उस समय भी संघर्षरत थी, जब वोट का अधिकार नहीं था, और कंपनीवाद के खिलाफ जब सारी रियासतों के लोगों को उनके खिलाफ जो है वो आंदोलन करने पड़े, चाहे वो सन 1857 की क्रांति हो या जो भी हो। लेकिन दोस्तों, ये सब चल रहा है, और ये सब जो हम देख रहे हैं, अब आप देखिए, ये पूंजीवाद का ही असर है कि आज हमारे देश के जो सरकारी एसेट्स हैं सारे हैं, चाहे रेल हो, चाहे भेल हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे बंदरगाह हो, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, सारी चीज़ों में जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन जिस तरीके से हो रहा है सारी चीज़ों का, जिन रोडों पर आप देखिए कि 500 किलोमीटर लोग अपनी कार लेके चले जाते थे और उन पर कोई टोल टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अब हर 60 किलोमीटर पर टोल है, और ज़रूरी नहीं है कहीं कहीं तो 60 पर भी हो, कहीं कहीं 40 पर भी टोल बना दिए गए हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। तो ये जो कंपनी वाद जो जिसका प्रभाव हमें बहुत तीव्र गति से जो दिख रहा है, वो निश्चित है कि वो उनका विज़न और सत्ता का विज़न एक हो चुका है। सत्ता का विज़न और उनका विज़न एक है, और उसका नतीजा है ये प्राइवेटीकरण, जिससे भयंकर रूप से बेरोज़गारी 40 साल से, ये सरकारी आंकड़े 40 साल से ज़्यादा बेरोज़गारी इस देश में है कि हर 10 में से आप मानिए कि 7 से भी ऊपर आंकड़ा जा रहा है कि हर 10 युवाओं में से 7-8 बेरोज़गार, उनके पास काम नहीं है, और है तो वो फिर पूंजीवाद और कंपनियों में है काम, जिसमें उनकी टैलेंट का, जिसमें उनके वर्कआउट का समय और उनका जो भविष्य है वो उनको खतरे में नज़र आता है। और इस प्राइवेटाइजेशन से सिर्फ यही नहीं होता है कि बेरोज़गारी आए, इस प्राइवेटाइजेशन से आप देखिए
कि जनता के जेब पर भी भारी जीएसटी, मतलब एक टैक्सेशन के सिस्टम को बढ़ाना। मैं इसको थोड़ा दूसरे तरीके से लेता हूँ, थोड़ा एडवोकेट हूँ तो सिस्टम के तरीके से लेता हूँ। तो मैं इसको इस तरीके से भी लेता हूँ कि जो 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 एक टैक्स से कलेक्शन से जो देश चलता है, कि टैक्स कैसे सरकार इकट्ठी करती है, उसके लिए इन सारी चीज़ों को एक इंस्ट्रूमेंट बना दिया गया है। मैं इस तरीके से इसको देखता हूँ, चाहे वो रोड्स हों। अब आप उसमें आप देखिए, मैंने बताया कि आप पहले 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200, जयपुर से जबलपुर तक आप चले जाइए नेशनल हाईवे 12 नंबर रोड से, तो आपको कहीं टोल नहीं देना पड़ता था। और अब आप अगर जयपुर टू जबलपुर रोड को खोजेंगे तो वो कई टुकड़ों में प्राइवेटाइज हो गया, और उससे उससे इनकम ऑफ सोर्स बढ़ गया। तो टैक्सेशन का जो पाइपलाइन है, ये जो नई पाइपलाइन है जो जो डाली गई है, जिससे जनता के ऊपर जो जिसको हम महंगाई कहते हैं, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, एडवोकेट हूँ, लेकिन मैं इतना सिस्टम जानता हूँ कि ये जो नई पाइपलाइन है जो बढ़ा दी गई हैं हर चीज़ पर टैक्स का, तो ये सब प्राइवेटाइजेशन का ही एक रूप होता है। लेकिन संघर्ष जारी है, किसानों का भी संघर्ष जारी है, नौजवानों का भी संघर्ष जारी है, बेरोजगारों का संघर्ष जारी है। सभी संघर्ष चल रहे हैं, जातिगत जनगणना का भी संघर्ष जारी है। ये सारे मुद्दे दोस्तों चल रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में ये संघर्ष और कहाँ किस दिशा में आगे बढ़ता है। लेकिन अभी ये इतना ही चल रहा है, क्यों कि बिहार को इस समय सबसे बड़ा जो एक चैलेंज है पूंजीवाद के लिए, वो है केंद्र की सत्ता को बचाना। और केंद्र की सत्ता को मजबूत बनाए रखने के लिए बिहार में मैंडेट को, जिस तरीके से चुनाव आयोग को एक प्रकार से मान के चलिए जिस तरीके का काम कर रहा है, उसको बचाने का एक प्रयास नज़र आता है। तो देखना होगा कि बिहार की जनता कितनी जागरूक है और अपने सामाजिक न्याय की विचारधारा को बनाए रखने में बिहार के लोग जो हैं वो कहाँ तक सफल हो पाते हैं। चुनाव आयोग क्या काम करता है, फिर दोस्तों उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। अगर आप चाहते हैं कि चुनाव आयोग की नियुक्ति निष्पक्ष हो, इस देश में जो जनता का मैंडेट है वो फ्लोर पर आता रहे, संतुलन बना रहे, तो आप इस बात का पर विचार बना सकते हैं। ये सबसे बड़ी घटना है दोस्तों। अगले वीडियो में बात करूंगा किसी और टॉपिक पर। नमस्कार, धन्यवाद।